हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा। यहां पर हिस्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। दोस्तों, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं इस बार, और इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। यहां पर हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं, और अगर आपने ध्यान से देख लिया इस वीडियो को तो मेरा दावा है कि आप एक बार टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद फुल ऑन रेडी हो जाओगे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ जो इमेजेस हैं मैं दिखाना चाहूँगा। तो इनके अलावा भी हमारे पास हमारे देश के कई हीरोज़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश में नेशनलिज्म लाने के लिए या हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है गाइस, तो हम उन सभी हीरोज़ को सल्यूट करते हैं और इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है। वैसे तो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है ना, ये राष्ट्रीयता वाली जो ये फीलिंग होती है ना, ये बहुत पहले से शुरू हो गई, बट इसको थोड़ा ज़्यादा जो ग्रोथ है वो कब मिला, ठीक है, इट ग्रू इन फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, 1910 1920, ठीक है, ये टाइम पे ज़्यादा इसको ग्रोथ मिला। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस, और सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। ये आपके एनसीईआरटी से लिया गया है, तो आप देख सकते हो उसके अंदर भी। ओके, सबसे पहले क्या बताया गया है कि हमने ऑलरेडी यूरोप के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो बनाया हुआ है, चेक कर लेना। मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो कैसे शुरू हुआ, वो स्टार्ट हुआ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, है ना, जिसका अपना एक बाउंड्री होता है और जिस रीजन का अपना एक कॉमन हिस्ट्री होता है, कॉमन उसमें सिविलाइजेशन होता है ना, कॉमननेस होता है बेसिकली। तो वो उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वेर and what defined their identity and sense of belonging. New symbols and icons, new songs and and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. ठीक है, यहाँ पर यूरोप में जो हमने चीज़ें पढ़ी है, नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, वही बात बताई गई है कि नेशन स्टेट का जो आइडिया था, सेंस ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस, ठीक है, नए वहाँ पर सिंबल्स बने, ठीक है, एक नेशन को एक क्या बोलते हैं, एलिगरी बनाया, एक दिया गया है ना, इमेज दिया गया, पर्सोनिफाई किया गया। इन सब से जो है क्या हुआ कि लोगों के अंदर वो सेंस बिल्ट हुआ कि भाई हम इस देश के वासी हैं और यहाँ पर हमारी ये हिस्ट्री है। ठीक है, इसके बाद इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। काफ़ी देशों के लिए ये चीज़ लाना, नेशनलिज्म की फीलिंग आना और ये आइडेंटिटी आना काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा। लेकिन अब हम फिलहाल बात करने वाले हैं किसकी, इंडिया की। तो इंडिया में ये जो कॉन्शियसनेस है ये कैसे एमर्ज हुआ, ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की ये कैसे एमर्ज हुई और कहाँ से इसको तुल मिला, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो अगर वैसे तो हमने इंडो चाइना नहीं पढ़ा, इंडो चाइना वैसे निकल गया है सिलेबस से। ठीक है, सो इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है गाइस? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज आके हम पे कब्जा किए, है ना, ब्रिटिशर्स, और सिर्फ हम पे ही नहीं, बहुत सारे देशों पे वो लोगों ने राज किया। तो इस कॉन्सेप्ट को, है ना, यहाँ पर इंडिया को अपनी कॉलोनी बना ली, तो ये इसको वेस्टर्न इंपीरियलिज्म भी कहते हैं, या तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कोलोनियलिज्म। तो वो लोगों ने हमको कॉलोनी बनाई, हम पे राज किया, हम पे रूल किया, तो इसके लिए हमारे अंदर एक अगेंस्ट, उस चीज़ के अगेंस्ट में एक फीलिंग आई, है ना, और उस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉलोनियल थॉट्स, है ना, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स जो है हमने शुरू किए कि भाई हम पे राज करना बंद करो, है ना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म।
ठीक है। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कोलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर बट ईच क्लास एंड ग्रुप। मैं आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा चैप्टर का शुरुआत जो है आपको समझ में आए, इसके बाद में मैं बहुत लिंक करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या बताया गया कि इंडिया के अंदर जो कॉलोनियलिज्म चल रहा था, ठीक है, या ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पर राज था, उसके अगेंस्ट जाने की वजह से और उसके अगेंस्ट होने की वजह से जितने भी इतनी यहाँ पर तो बहुत डाइवर्सिटी थी, बट उन सभी डाइवर्सिटी के बावजूद कोई हम पे आके राज करे ये हमको मंजूर नहीं था। इस वजह से हम क्या हो गए, हम यूनाइट हो गए धीरे धीरे। भले ही बहुत डाइवर्सिटी थी बट धीरे धीरे हम यूनाइट हो गए और हमारे यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा गांधी जी का, ठीक है। अब इसके बाद तो हम चैप्टर में बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम स्टोरीज लेने वाले हैं कहाँ से, 1920 से। बेसिकली दो मूवमेंट का डिस्कशन होगा यहाँ पर, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो गाइज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इसमें हम 4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में वैसे हम 2 ही पार्ट में, वीडियो 2 ही पार्ट में रहेगा। इस वीडियो में हम ये 2 पार्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में अगला 2 पार्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या बात करेंगे, कौन सा वाला होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वैसे तो डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, है ना। वो लोगों ने अपनी आर्मी में हमारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था। तो यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या सिचुएशंस बनी वो सब चीज़ें हम देखेंगे। व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उससे जोड़ा गया। उसके बाद डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था ओवरऑल पूरी कंट्री में कैसे अलग अलग जगहों पे, गाँव में कैसे वो अप्लाई किया गया, शहरों में कैसे अप्लाई हुआ, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए कैसे अप्लाई हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और अगली वीडियो में हम ये अगला 2 पार्ट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये दोनों हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो गाइज हम शुरू करते हैं हमारा पहला जो हिस्सा है। ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका इफेक्ट क्या था वो देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया हो तो हमको पता है 1914 से लेके 1918 है ना। तो 1913 से लेके 1918 में यहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ उसका वो देखते हैं। The war led to huge increase in defense expenditure। अब लड़ाई होगी अगर तो ऑफ कोर्स भाई उसमें डिफेंस का, है ना, अगर समझो बंदूक, गोला बारूद जो भी चीज़ ली जा रही तो उसमें खर्चा तो होगा ही, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन इन्वॉल्व था, ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, है ना। अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो पैसा वो जो कॉलोनीज है वहीं से निकाल के टैक्स की फॉर्म में लेंगे, है ना। तो ये सब चीजें हो रही है। द वॉर लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। दिस वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, ठीक है। तो उसी वजह से हमारे यहाँ पे टैक्स बढ़ रहा है। भाई तुम लड़ाई लड़ रहे हो और हमसे टैक्स ले रहे हो, उसके लिए पैसा ले रहे हो, ये तो गलत बात है। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड एंड इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया टू रेज द एक्स्ट्रा रेवेन्यू, ताकि उनको पैसे मिल सके, वो लड़ाई लड़ सके, ठीक है। प्राइजेस ऑफ आइटम इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स, ठीक है। तो उस वक्त जो है महंगाई भी बढ़ गई। भाई जब हर चीज़ पे टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ जाएगी। तो ये सब कारणों से, ये हम इंडिया की बात करें कि इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। ब्रिटिशर्स अपना लड़ाई वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर वो यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं टैक्स के रूप में, है ना। तो इससे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ गए, ठीक है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू ली जा रही है। दिस प्राइजेस डबल्ड बिटवीन, तो अब ये जो प्राइजेस ऑफ आइटम बताया ना इंक्रीज हुआ है, तो 1913 में कोई चीज़ का मान लो कोई 1 किलो प्याज की बात करें या 1 किलो हम टमाटर की बात करें या कोई भी चीज़ की बात करें, तो 1913 से लेके 1918 में प्राइजेस डबल हो गए। कहाँ पर, इंडिया में। तो इससे लोग तो और परेशान होंगे यहाँ के, ठीक है। द कॉमन पीपल वेयर द वर्स्ट सफरर्स बिकॉज ऑफ प्राइस राइज, ठीक है। तो प्राइस बढ़ गया तो भाई आम आदमी ही इसमें फंसता है, मरता है।
तो वही हो रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ रूरल पीपल इन द आर्मी वॉज अनदर कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल। एक तो महंगाई बढ़ा रहे हो, टैक्स ले रहे हो तुम, दूसरी चीज क्या कर रहे हो तुम, हमारे लोगों को गांव से उठा के ले जा रहे हो और अपनी आर्मी में भर्ती कर रहे हो। क्यों भाई? उनको वॉर लड़ना है, वॉर लड़ने के लिए लोग चाहिए, लोग कहां से जाएंगे? तो हमारे लोगों को ले जा रहे हैं। भाई ये तो गलत है। एक तो तुम बिना बोले हमारे यहाँ पे आके राज कर रहे हो, ठीक है, टैक्स ले रहे हो, एक्स्ट्रा टैक्स ले रहे हो, महंगाई बढ़ा दी तुमने, ठीक है, और अपना लड़ाई लड़ने के लिए हमारे लोग ले जा रहे हो। तो ये सब चीजें तो बहुत गलत कर रहे हो। तो ऐसा होने की वजह से लोगों के अंदर क्या हुआ? गुस्सा बढ़ता गया, हमारे भारतीय लोगों में गुस्सा बढ़ता गया, ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब क्या हुआ? क्रॉप फेलियर इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन, अब देखो एक और मतलब बुरा तो चल ही रहा था, और बदतर कब हो गया? जब यहां पर क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर हो गया मतलब क्या? बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है ये, ठीक है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, है ना, तो क्रॉप फेलियर हुआ। और इससे क्या हुआ? शॉर्टेज हुआ। किस चीज का शॉर्टेज हुआ? फूड का शॉर्टेज हुआ। मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है यार। एक तो महंगाई बढ़ गई, ऊपर से अब खाना भी खाने के भी वांदे हो गए। ये तो तकलीफ की बात है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब जैसे अभी ये जो कोरोना वायरस ने 2020 में हंगामा मचा रखा है, उस वक्त की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 1920 की बात है, तो आज से करीब 100 साल पहले, उससे भी 100 साल पहले कोई एपिडेमिक आई थी। तो आप समझ सकते हो 100 साल में क्या होता रहता है ह्यूमैनिटी के साथ, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये और कब बढ़ गई कि भैया टैक्स ले रहे हो, दाम बढ़ गए, हर चीज हो गई, उसके बाद में तुम हमारे लोगों को आर्मी में भर्ती कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? तुमने नहीं किया मतलब। वैसे तो यहाँ पर क्या हुआ? फूड क्रॉप फेलियर हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई, इसके अलावा बीमारी फैल गई, एपिडेमिक हो गया, ओके। अकॉर्डिंग टू 1921 सेंसस, उस वक्त की अगर हम जनगणना की बात करें, सेंसस की बात करें, तो करीब 12 से 13 मिलियन लोग मरे थे इस फेमाइन की वजह से, इस अकाल भुखमरी की वजह से, और इस बीमारियों की वजह से, ठीक है, महामारी की वजह से। तो ये सब चीजों की वजह से जो है कितने लोग? 12 to 13 मिलियन। 1 मिलियन होता 10 लाख, ठीक है, तो यानी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। तो ये समझो 12-13 मिलियन मतलब कितने हुए? 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख। इतने लोग उस वक्त मारे गए थे। मतलब उस टाइम पे पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त, उस दौर में जो भी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने की हमारे साथ, और जो नेचुरली कुछ चीज़ें हो गई, तो इन सब की वजह से हमारे अंदर क्या हो गया? गुस्सा बढ़ गया, ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इंडियंस क्या करेंगे? लेट्स सी। तो उस वक्त हमारे देश में मतलब ऑब्वियसली बहुत सारा डाइवर्सिटी तो है ही, है ना, अलग अलग तबके में लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, है ना। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी थी। एक बंदे की ज़रूरत थी जिसकी बात सब सुने, और उस वक्त का हीरो जो था हमारा, वो कौन था? महात्मा गांधी। जी हाँ, तो गांधी जी जो है वो उस वक्त रिटर्न हुए थे। कहाँ से आए थे वो? 1915 की बात है, जब तुम नहीं थे, ठीक है। तो गांधी जी, मैं भी नहीं था, हाँ भाई समझ गया। गांधी जी रिटर्न किए इंडिया। कहाँ से? कहाँ से? साउथ अफ्रीका से ना। सो एज यू नो, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime। तो ये आपको पता होगा कि वहाँ पर गोरे काले का जो भेद था, ठीक है, तो उस ब्लैक के अगेंस्ट, सॉरी वाइट के अगेंस्ट, जो ब्लैक लोगों के साथ उनके लिए लड़े थे गांधी जी, ठीक है, वो भी एक नोवेल मेथड के साथ, ठीक है, उन्होंने एजिटेशन किया था। और क्या था उनका तरीका, क्या था उनका वेपन? उनका वेपन था सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना बिना किसी हथियार के, क्योंकि सत्याग्रह अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है। तो ये जो तरीका है गांधी जी ने चुना था अपनी लड़ाई लड़ने का। तो गांधी जी उस वक्त इंडिया रिटर्न किए, 1915 की बात है, ठीक है। तब तक यहाँ बहुत हंगामा मचा हुआ है, दाम बढ़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। अब क्या होगा? तो अब थोड़ा हम सत्याग्रह गांधी जी की बात कर लेते हैं, उन्होंने क्या क्या, उनकी प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज
was true, if the struggle was against the injustice, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. Without seeking vengeance or being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. Violence यानी क्या होता है? हिंसा. Non-violence क्या? अहिंसा. तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी का ये बिलीफ था, ये उनका मानना था, ये उनका थॉट था कि अगर हमारी बात में सच्चाई है, अगर हमारा आग्रह जो है वो ट्रुथ पे बेस्ड है, ठीक है, तो ऐसे में हमको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है लड़ने के लिए, हमको बदला लेने की जरूरत नहीं है. अगर हमारे अंदर सच्चाई है, अगर हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम बिना किसी हथियार के नॉन वायलेंस के तरीके से हम जो है अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं. ठीक है, तो ये आइडिया था बिहाइंड सत्याग्रह. आगे देखते हैं. हाँ, अब गांधी जी ने उस वक्त जब वहां इंडिया में आए, वो साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद उन्होंने जो छोटे मोटे मतलब ऐसे जो मूवमेंट्स उन्होंने किए, जो सत्याग्रह के बेस पे कॉन्सेप्ट पे किया, वो हम देख लेते हैं. सम अर्ली सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी. तो यहां पहला जो है 1915 में आ गया और 16 से काम पे लग गए. वाह, ठीक है. तो यहां पर 1916 की बात हो रही है जब पीजेंट्स मूवमेंट हुआ. कहां पर? चंपारण. कहां है ये? बिहार में, है ना. तो यहां पर बिहार में बेसिकली चंपारण में क्या हो रहा था, तो वो देख लेते पहले. देयर ही इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम. थोड़ा सा मैं आपको गहराई बताऊं यहां पर. तो ऐसा था कि चंपारण में उस वक्त जो फार्मर्स थे वो परेशान थे, जो पीजेंट्स थे वो परेशान थे. क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो उनको ये कहा जा रहा था, ठीक है, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे या जो भी तुम ज़मींदार कह सकते हो, ठीक है, बेसिकली वो ब्रिटिशर्स की वजह से ही वो इन्फ्लुएंस में थे. तो ये कह सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, क्योंकि उस वक्त डाई या कलर, है ना, उसका बहुत दौर चला था. तो उसमें इंडिगो जो नील होता है, ठीक है, तो वो इंडिगो का प्लांटेशन करने को फोर्स कर रहे थे ब्रिटिशर्स. ठीक है, कि अगर तुम चाहते हो कि थोड़ा तुम यहाँ सिक्योर रहो, तो तुमको अपने 15% लैंड पे, ये मैं डिटेल बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो 15% लैंड पे तुमको मतलब फोर्सिबली तुमको इंडिगो ग्रो करना ही है. ठीक है, और ये सभी के लिए लागू कराया गया था. ठीक है, और फार्मर्स जो है वो ये सब चीज़ों से परेशान थे कि भाई क्यों हमको ज़बरदस्ती ये सब कराया जा रहा है. तो ये ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ जो है वो पीजेंट्स लड़ना चाहते थे, और उनको सहारा मिला गांधी जी का 1916 में. ठीक है, तो ये कनेक्ट करते जाओ. 1915 में आए गांधी जी इंडिया में, 16 में उन्होंने चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट, ठीक है, उन्होंने अपना सत्याग्रह सपोर्ट किया. देन दूसरा क्या है? दूसरा है 1917 का, यानी उसके ही अगले साल बाद. ठीक है, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा. ठीक है, तो अब यहां पर खेड़ा की बात करते हैं. कहां पर है खेड़ा? गुजरात में. कहां है बताओ? सो कमेंट करते रहो, बताते रहो. ठीक है, थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा. तो अगर हम बात करें खेड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, 1917 की बात है. वहां पर क्या था? वहां पर इट वाज अफेक्टेड, दैट एरिया वाज अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक. ठीक है, हमने ऑलरेडी बात करी कि वहाँ पर इंडिया में ज़्यादा काफ़ी उस वक्त क्रॉप फेलियर हुआ था. ठीक है, प्लेग फैला हुआ था. तो ये सब की वजह से वहाँ के जो फार्मर्स थे, दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू एंड वे आर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड. तो वहाँ के पीजेंट्स क्या चाहते थे कि भैया वैसे तो तुम इतना रेवेन्यू लेते हो, टैक्स लेते रहते हो, लेकिन क्योंकि इस बार कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर प्लेग एपिडेमिक फैला हुआ था, प्लेग की महामारी फैली हुई थी. तो जो फार्मर्स थे वो ये चाहते थे कि भैया इस बार तुम टैक्स से रिलैक्सेशन दे दो, हमको मत वसूलो इस बार. ठीक है, लेकिन ऐसा मंजूर नहीं था सरकार को. तो इस वजह से गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में. अब देखो 1915 में आए, 16 में ये चंपारण वाला चंपारण सत्याग्रह, फिर उसके बाद ये खेड़ा में 17 में, और उसके बाद में अब बात करते हैं 1918. मतलब देखो हर साल जो है उनका सत्याग्रह चल रहा है. वाह, ठीक है. अब यहाँ पर 1918 की बात है तो मिल वर्कर्स को उन्होंने उनके मूवमेंट में सपोर्ट किया. कहाँ पर? अहमदाबाद. कहाँ पर है? गुजरात में, है ना. तो यहाँ पर मिल वर्कर्स को उन्होंने सपोर्ट किया.
Their mill workers were in great problem due to the plague and inflation. महंगाई से भी परेशान है, प्लेग से भी परेशान है, और महंगाई बढ़ी हुई है तो भैया पगार तो बढ़ाओ, वेजेस भी नहीं बढ़ रहे उनके। तो वो क्या चाहते थे मिल वर्कर्स? दे वांटेड एन इंक्रीज इन द वेजेस बट द मिल ओनर वाज इग्नोरिंग देम। ठीक है, तो जो मिल ओनर है वो इग्नोर कर रहा था। क्या वो इग्नोर कर रहा था? कि हम आपकी वेजेस को नहीं बढ़ाएंगे, वर्कर्स को ये कहा जा रहा था। तो मिल वर्कर्स को सपोर्ट किया गांधी जी ने, और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में ये जो सत्याग्रह है उसको पूरा किया। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर जो आपको इवेंट याद रखनी है वो ये है कि गांधी जी आए 1915 में साउथ अफ्रीका से, जहाँ पर उन्होंने ब्लैक के खिलाफ जो चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सत्याग्रह का आइडिया बताया गया है, कॉन्सेप्ट, कि यहाँ सत्याग्रह क्या होता है बेसिकली। अगर हमारी बात में सच्चाई है तो हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हैं बिना किसी वेपन के। ठीक है, तो ये आइडिया है बिहाइंड सत्याग्रह। 1915 में आए, 16 में यहाँ पर चंपारण वाला सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा वाला सत्याग्रह किया 17 में, और उसके बाद में जो मिल वर्कर्स का जो मूवमेंट था अहमदाबाद वाला वो 18 में ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी पूरे समझो ये सब करने की वजह से देश में बहुत वैसे भी मशहूर थे और लोगों के दिल की धड़कन बन चुके थे। अब देखते हैं आगे। वाह, ये आ गया क्या, मतलब अब तक तो हम इंडिया की बात कर रहे थे, ये आ गया अब रॉलेट एक्ट। क्या है ये रॉलेट एक्ट? अब देखो क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा सिचुएशन समझो क्या था उस वक्त, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, हमारे लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा है और गुस्सा है। ठीक है, और वैसे भी बीमारी फैली हुई है, फूड शॉर्टेज है, तो इन सब की वजह से लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है। तो अब लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे उमड़ रहा है। तो उस चीज़ को अब थोड़ा सेटल करने के लिए अभी अंग्रेज़ों ने क्या किया वो हम देखते हैं। सो रॉलेट एक्ट, दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members। तो जो Imperial Legislative Council जो थी उस वक्त की, जो ब्रिटिशर्स की जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनिट थी, ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दबाजी में आनन फानन में जो है एक फैसला कर लिया कि इस एक्ट को पास कर दिया। ठीक है, हालांकि कुछ इंडियन मेंबर्स वहाँ थे जो लगातार अपोज कर रहे थे कि नहीं ये गलत एक्ट है। क्यों गलत है वो हम देखते हैं आगे। क्यों ये रॉलेट एक्ट को गलत माना जाता था? क्योंकि इस एक्ट से, दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो यहां पर क्यों इस रॉलेट एक्ट को गलत मान रहे थे हमारे लोग? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि लोग अब जो है खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो लोग बिना मतलब का टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारे लोगों को आर्मी में ज्वाइन करा रहे हैं, तो इन सब से गुस्सा है हमारे लोग। तो अब इन लोगों को शांत कैसे किया जाए, यहाँ के लीडर्स को कैसे शांत किया जाए? तो ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के तहत बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी तुमको मतलब वारंट नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली तुमको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल तक के लिए बंद किया जा सकता है। तो ऐसा ये ब्लैक एक्ट था। ठीक है, तो अब इसके खिलाफ क्या होगा? गांधी जी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो गांधी जी चाहते थे कि भैया हम तो हिंसा नहीं करते, तो हम अहिंसा से ऐसे वाले जो बहुत ही बुरा सा जो एक्ट है इसके खिलाफ हम नॉन वायलेंस से हम लड़ेंगे। ठीक है, विच वुड स्टार्ट विथ अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। ठीक है, तो 6 अप्रैल से हड़ताल इसी के खिलाफ शुरू होने वाला था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। सो अब क्या हुआ देखो, सो उस हड़ताल के ही रिलेटेड यहाँ बताया गया, रैलीज वेर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल रैलीज है वो ऑर्गेनाइज करी गई इन वेरियस सिटीज। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वेर क्लोज डाउन, alarmed by the popular unsurged and scared that line of communication such as the railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on nationalists
the local leaders were picked up from the Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. तो अब यहां पर क्या हुआ देखो, ब्रिटिशर्स ने ये अनजस्ट एक्ट जो है वो पास कर दिया जिससे कि वो किसी भी इंडियंस को पकड़ सकते हैं बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी वारंट के जेल में ढकेल सकते हैं 2 साल तक के लिए। तो ऐसे अनजस्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने नॉन वायलेंटली लड़ने का तरीका ढूंढा और उन्होंने सोचा कि हम 6 अप्रैल से हड़ताल पे जाएंगे। उसी के रिस्पॉन्स में लोग जो है वर्कर्स हो गए, जो भी वहां पर लोग थे, जो भी इंडियंस थे, उन्होंने रैलीज करी अलग अलग शहरों में, ठीक है, और स्ट्राइक पे गए। वो लोग शॉप्स बंद कर दिए, ठीक है, और इन सब का खतरा देखते हुए, ठीक है, ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ इससे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे कम्युनिकेशन को ये तबाह कर सकते हैं और इससे हमको खतरा हो सकता है। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर देखो क्या हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, लोकल लीडर्स वेर पिक्ड फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। लोकल लीडर्स को पकड़ लिया गया अमृतसर में और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटर करने से रोक दिया गया, ठीक है, कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा रैली हो जाएगा और हमारे लिए खतरा हो जाएगा, ऐसा ब्रिटिशर्स मान रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो देखो 6 अप्रैल से ये सब चीज़ शुरू हुई है। अब 10 अप्रैल को क्या हुआ, ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड ओपन अ पीसफुल प्रोसेशन। तो यहाँ पर 10 अप्रैल की बात है, अमृतसर में जो वहाँ पर ऐसे मतलब जैसे रैलीज निकली हुई है, शांति से वो रैली चल रही है, गांधी जी ने कहा है कि हमको हिंसा नहीं करनी, लेकिन पुलिस ने जो है उन पे फायर कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशंस। अब क्योंकि वो लोगों ने, क्योंकि अगर हम शांति से अगर रैली कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है, आपने गोलियां चलवा दी, तो इससे लोगों के अंदर गुस्सा भड़क गया और इसकी वजह से जो बैंक है, पुलिस, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, इन सब पे अटैक होना शुरू हो गया। किसने अटैक किया, लोगों ने अटैक किया, है ना, क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे, वो लोग गोली चला रहे। अब मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, क्योंकि अब ये मामला जो है, सिचुएशन जो है अब ब्रिटिशर्स के हाथ से निकलता जा रहा है, लोग जो है वो बहुत ही गुस्से में हैं, तो ब्रिटिशर्स ने डर के मारे अब क्या कर दिया, अब और ज्यादा कड़ा कानून ले दिया, ठीक है, मार्शल लॉ जो है वो पास कर दिया। मार्शल लॉ यानी जैसे इमरजेंसी वाली सिचुएशन, ठीक है, क्रिएट कर दी और किसको इंचार्ज बना दिया गया, जनरल डायर को कमांड दे दिया गया। जनरल डायर बहुत ही बुरा आदमी था। अब देखो क्या हुआ अगली बार, इसके बाद हुआ जो नहीं होना चाहिए था, द वेरी इनफेमस जलियनवाला बाग हत्याकांड में शेर। तो यहां पर ऑन 13th अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल के आसपास का हमने सिचुएशन देख लिया। ऑन 13th अप्रैल द इनफेमस जलियनवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। क्या था उस वक्त, बैसाखी का जो पर्व है, जो फेस्टिवल है, वो आया हुआ था, ठीक है। ऑन द डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स who had come to Amritsar to attend a fair gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। तो वहां पर बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए एक ओपन ग्राउंड था, ठीक है, तो वहां पर मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ओपन था, वो वहां पर एंट्री पॉइंट्स भी थी, तो उस ग्राउंड में लोग इकट्ठा हुए थे वो जो बैसाखी का मेला है वो अटेंड करने के लिए। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। तो जो वहां पर कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन ब्रिटिशर्स ने लगा रखी थी वो काफी लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि काफी लोग तो शहर के बाहर से आए हुए थे वहां सिर्फ मेला अटेंड करने के लिए, ठीक है। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। तो ये जो जनरल डायर था, ठीक है, ये जो क्रूर आदमी था, ये क्या हुआ, ये वहां पर एंटर किया, इसने हर एक जो एग्जिट पॉइंट्स इसको ब्लॉक कर दी और इसका पूरा इंटेंशन था लोगों को मारने का, डराना नहीं था, मारना था। देखो यहां पर आगे बात बताइए, ठीक है, सैकड़ों लोग जो है उसमें मारे गए। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट टू क्रिएट इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। तो यहां पर उसने बाद में रिवील किया था कि उसका वहां पर मकसद ही था मारना और हमारे देशवासियों के अंदर, भारतीयों के अंदर
डर पैदा करना, टेरर, आतंक पैदा करना, यही उसका मकसद था। ठीक है, तो इसके लिए उसने सैकड़ों लोगों को मारा है। इसके बाद क्या हुआ? As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. The government responded with brutal repressions, seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam or salute to all sahibs. People were flogged and villages around Guranjwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. तो यहाँ पर क्या हुआ? जलियांवाला बाग का जो न्यूज़ है जैसे ही फैला, पूरे नॉर्थ इंडिया में तहलका मच गया। वहाँ स्ट्राइक्स हो गई, वहाँ पर क्लैशेस शुरू हो गए, पुलिस वालों के ऊपर जो पुलिस वालों के हाथ में मुठभेड़ हुआ, ठीक है, और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होने लगा। कौन कर रहे हैं? हमारे लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार ये इतना बुरा सा चीज़ कर दिया हमारे साथ में, तो लोगों से बर्दाश्त नहीं है और लोगों ने इसके खिलाफ बहुत तगड़ी आवाज़ सुनाई। ठीक है, अब क्या हुआ उसके खिलाफ? अब जब वैसा हो रहा है तो ब्रिटिशर्स जो है और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, और भी ब्रूटल हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग नाक रगड़वा रहे हैं ज़मीन पे, ठीक है, वो लोग सलाम करवा रहे हैं, वो लोग स्ट्रीट पे रेंगने को कह रहे हैं, रोड पे रेंगने को कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हो रही है। ठीक है, इनफैक्ट कुछ जगहों पे बॉम्बिंग भी कर दी वो लोगों ने। ठीक है, अच्छा, पीपल वेयर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वेयर बॉम्ब्ड, सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी। तो क्योंकि अब महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई हिंसा नहीं हो, और ये ऐसी बुरी हिंसा अंग्रेजों ने कर दी, उसके बाद यहाँ पर भी हमारी तरफ से भी हिंसा हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो बताया गया कैसे रेंग के ये जो अंग्रेज है वो यहाँ पर हमारे लोगों को रेंग के और क्रॉल करवा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें जो है शुरू हो गई, इसलिए गांधी जी ने क्या किया? इस मूवमेंट को स्टॉप करवा दिया, क्योंकि अब इस नॉन वायलेंस से जो शुरू हुआ अब अंत में जाके ये वायलेंस से ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो इसको स्टॉप कर दिया और गांधी जी जो है अब सोचने लगे कि कैसे अब इस चीज़ को एक बड़े लेवल पे, इस नॉन वायलेंस की कॉन्सेप्ट को बड़े लेवल पे कैसे लाया जाए। ठीक है, while the Rowlatt सत्याग्रह had been a widespread movement, देखो रोलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह चला उसको रोलेट सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, भले ही वो वाइड स्प्रेड था, काफी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन्स, है ना। फिर भी ये पूरे देश में नहीं हुआ था, ये ज्यादातर शहरों में और गांवों में हुआ, लेकिन पूरे देश में नहीं हुआ था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। गांधी जी को लगा कि नहीं यार, कुछ ऐसा करना होगा ना जो पूरे देश में हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, बट ही वॉज सर्टन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर। उनका यह मानना था कि अगर हम चाहते हैं कि सच में ये बहुत तगड़ी तरीके से अगर ये पूरे देश में पार्टिसिपेशन अगर करवाना चाहते हैं किसी मूवमेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट नहीं किया जाएगा। अब इसलिए गांधी जी ने क्या किया, ऑन द वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट was to take up the खिलाफत इशू। अब ये खिलाफत इशू क्या है? अगर वो चाहते हैं कि एक बड़ा सा मूवमेंट, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, तो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना है। तो खिलाफत इशू क्या था जिससे कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो सकते थे? देखते हैं। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जीते, लेकिन किसको हरा के जीते? किसको हराया था ब्रिटिशर्स ने? ऑटोमन टर्की। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स सिर्फ अकेले नहीं जीते, उनकी यूनिट जो इस पार्टी में थे। ठीक है, सो ऑटोमन टर्की को हरा दिया था। And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Emperor, the spiritual head of Islamic world, the Khalifa. तो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स की जो टीम थी उन्होंने हरा दिया ऑटोमन टर्की को। अब ऑटोमन टर्की का जो हेड है
बेसिकली जो ऑटोमन टर्की का जो एम्परर है वो स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, ठीक है। उस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का वो पूरे इस्लाम, पूरे मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड था वो, ठीक है, जिसको क्या कहते द खलीफा, ठीक है, खलीफा कहते थे। तो अब खलीफा के खिलाफ ब्रिटिशर्स क्या करने जा रही थी, वो बहुत ही हार्श पीस ट्रीटी, कोई भी वॉर होता है उसके बाद में पीस ट्रीटी जो है वो साइन की जाती है, तो बहुत ही हार्श, बहुत ही बुरा सा पीस ट्रीटी जो है वो साइन होने वाला था। और इसलिए जो है, जो हमारे देश के भी जो मुसलमान थे वो इसके खिलाफ थे, ठीक है, क्योंकि जो उनके रिलीजियस हेड हैं उनको यहाँ पर तकलीफ दी जा रही है। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, ठीक है। तो यहाँ बॉम्बे के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खिलाफत कमिटी बनाई, ठीक है। कब बनाई, इन मार्च 1919। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। तो ये जो भाई थे मोहम्मद अली, शौकत अली और जो यंग लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स, दे बिगन डिस्कसिंग विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू, ऑन द इशू, ठीक है। तो अब बात जो है, वैसे भी गांधी जी ने इस चीज को समझ लिया कि मुसलमान भी जो है हमारे देश के, वो चाहते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उनके खिलाफ भी यहाँ पर गलत चीजें हो रही है। तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने गांधी जी से इस बारे में बात करी, ठीक है। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गांधी जी को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया जिससे कि हिंदू और मुस्लिम जो है यूनाइटेड होके एक मूवमेंट कर सकते हैं। एट द कलकत्ता सेशन of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement. तो कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन था वहां पर उन्होंने बाकी लीडर्स को भी गांधी जी ने कन्विंस कर लिया सितंबर 1920 में, और उसके बाद स्टार्ट करने का एक नया मूवमेंट, एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने का शुरू कर लिया, तय कर लिया। क्या था वो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट in the support of खिलाफत as well as for स्वराज, ठीक है। खिलाफत का जो इशू था उसको भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया, और स्वराज यानी कि हम अपना देश खुद चला सकते हैं, बेसिकली इंडिपेंडेंस का जो आइडिया था उसको भी यहाँ पर जोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर खिलाफत के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन को भी समझ लेते हैं। तो पहले खिलाफत मूवमेंट वॉज लेड बाय टू ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बेसिकली बाद में पाकिस्तान फॉर्म जो हुआ तो ये लोग वहां गए, ठीक है। खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919 टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर, ठीक है। तो खिलाफत कमेटी जो है बॉम्बे में फॉर्म हुआ कब, मार्च 1919 में टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर। गांधी जी कन्विंस्ड द कांग्रेस टू जॉइन हैंड्स विद खिलाफत मूवमेंट एंड स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन कैंपेन फॉर स्वराज। गांधी जी ने कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस किया और खिलाफत वाले इशू कॉन्सेप्ट को भी उसमें जोड़ के, और ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च कर दिया गया। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, ठीक है। तो यहां पर नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं अब। सो गाइज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ मास मूवमेंट which was launched by गांधी जी in 1920। तो ध्यान देना, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुआ है, लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920। इट वाज अ पीसफुल एंड अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो अगेन गांधी जी का तो हमेशा से यही रहा, नॉन वायलेंस, ठीक है, और कभी हिंसा नहीं किया, अहिंसा के हथियार से वो हमेशा लड़े। तो उन्होंने ये वाला भी पीसफुली ही शुरू किया, ठीक है। प्रपोजल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब क्या क्या यहाँ पर उनके आइडियोलॉजी या क्या क्या कॉन्सेप्ट के ऊपर वो कैसे वो लड़ना था उनको, तो देखो यहाँ पर, टू सरेंडर द टाइटल्स विच वेयर अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर लीडर्स थे या बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे हमारे देश के, इंडियंस, उनको जो भी टाइटल दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, है ना,
तो उन सभी टाइटल्स को वापस करने का, सरेंडर करने का से शुरुआत होगी। उसके बाद बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मीज, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्कूल। ठीक है, तो इस नॉन कोऑपरेशन में बेसिकली सरकार को कोऑपरेट नहीं करना है, मतलब जो लोग हैं, हम जो भारतीय हैं, हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये डिसाइड किया गया। तो बॉयकॉट करना यानी क्या कि उसका बहिष्कार करना, ना तो सिविल सर्विस एग्जाम दिया जाएगा, ना तो उसमें ज्वाइन किया जाएगा, ना ही आर्मी ज्वाइन करी जाएगी, ना तो कोई इंडियन पुलिस ज्वाइन करेगा, कोर्ट्स को भी हम बहिष्कार करेंगे। तो इस तरीके से हम हर चीज को बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, तो स्वदेशी को जो है उस वक्त भी लाया गया। ठीक है, कि भैया हम जो है फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। लॉन्च फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन इफ द गवर्नमेंट परसिस्ट विद रिप्रेसिव मेजर। तो अगर ये सब चीजों में सरकार जो है, अगर ब्रिटिशर्स जो है वो और ज्यादा ये हो जाती है, ज्यादा एक्शन में आ जाती है, तो हम फिर कंप्लीट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लाएंगे। ठीक है, द मेन एम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज डिमांड ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन का एम क्या था, क्या चाहते थे इससे हमारे गांधी जी, कि इससे हमको स्वराज चाहिए, हमको ये इंडिपेंडेंस चाहिए, बेसिकली हमको अपने सरकार, हम अपने देश को खुद चलाना है। ठीक है, हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रहना चाहते। ठीक है, और अब यहां पर वाई नॉन कोऑपरेशन, क्यों ये कॉन्सेप्ट है, क्यों आया, वो देखते हैं। तो गांधी जी की एक लिखी किताब थी हिंद स्वराज। इसमें गांधी जी ने एक बहुत ही जबरदस्त बात जो है वो बताई थी, वो लिखी थी, वो ये थी कि इन फेमस बुक ऑफ हिंद स्वराज इन 1909 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। कि अगर जो ये ब्रिटिशर्स है, जो ये अंग्रेज हैं, ये हम पे राज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कारण से है कि हम जो है उनको हेल्प कर रहे हैं, हम उनको राज करने दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए वो करने दे रहे हैं। ठीक है, इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन एन ईयर। क्या बात कही थी कि अगर इतने लोग हैं यार हमारे देश में, हमारा देश है, अगर हम कोऑपरेशन ही बंद कर दें, हम उनका बात मानना ही छोड़ दें, क्या होगा, 1 साल के अंदर हमको आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात थी जो गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज इस किताब में लिखी थी। ठीक है, अब हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा उसको क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा हमने, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। रिकैप कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 क्या हुआ, 1919 तक, 1919 तक इश्यूज अमंग ब्रिटिश, क्या क्या इश्यूज थे, हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इंडियंस को। वॉर एक्सपेंसेस, ब्रिटिशर्स के बढ़ गए वॉर एक्सपेंसेस, वो लड़ रहे थे लड़ाई। ठीक है, तो टैक्सेस के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज, इनकम टैक्स याद करो। ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट, आर्मी के लिए उनको लोग चाहिए लड़ने के लिए, हमारे लोग को ही गाँव से ले जाके भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉप फेलियर हुआ उसी वक्त, उसी दौर की बात है, क्रॉप फेलियर हुआ, फेमाइन है ना, भुखमरी, अकाल और महामारी है ना, एपिडेमिक्स, बीमारी सब फैल गई उसी वक्त। तो ये सब सिचुएशन से क्या हुआ, हमारे अंदर गुस्सा बढ़ता गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आगे क्या हुआ, अच्छा गांधी जी की एक कंसेप्ट ये देख लेते हैं। गांधी जी जो है वो रिटर्न किए साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में। ठीक है, इसके बाद में ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विद सत्याग्रह आइडिया, सही बात है। 1916 में चंपारण का सत्याग्रह, 1917 में खेड़ा का, 1919 में अहमदाबाद का। चंपारण वाला किसके अगेंस्ट था, जो इंडिगो प्लांटेशन, ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन। खेड़ा वाला था जो टैक्सेस रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे जो वहाँ के फार्मर्स, वो नहीं किया जा रहा था, तो उसी के खिलाफ यहाँ पर ये खेड़ा वाला जो सत्याग्रह था। उसके बाद में अहमदाबाद वाला, ये मिल वर्कर्स का, टू इंक्रीज द वेजेस। अब ये सब के बाद में क्या हुआ, एक और चीज़ जो जुड़ गई, लोगों के अंदर डिसकंटेंट है, हमारे देश में लोग गुस्सा में हैं, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिया है, फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो अब इसके अगेंस्ट में उनको डर लग रहा है कि भैया कहीं ये लोग ज़्यादा आवाज़ ना उठाए, तो क्या कर दिया वो लोगों ने, हमारे आवाज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने लाया रोलेट एक्ट 1919 में, 1919 में। इसमें क्या है, रोलेट एक्ट के तहत कोई भी इंडियन
को या इंडियन पॉलिटिशियन, इंडियन लीडर्स को क्या किया जा सकता है, बिना किसी ट्रायल के डिटेंशन, जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी के खिलाफ गांधी जी ने, ठीक है, क्या लाया, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह में क्या है भाई, शॉप्स बंद कर दिए गए, रैलीज ऑर्गेनाइज करी गई, हड़ताल किया गया, और इन रिस्पॉन्स टू दिस, इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ ला दिया, किसके अंडर में, जनरल डायर के अंडर में। अब जनरल डायर इतना बुरा आदमी, इसने क्या कर दिया, इसने लोगों को डराने के लिए, दहशत बनाने के लिए जलियांवाला में जो हत्याकांड है वो करवा दिया। ठीक है, जहां पर बैसाखी के मेले के लिए लोग आए थे, काफी लोगों को पता ही नहीं था कि वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, और जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को वहां पर मरवा दिया। ये 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, गांधी जी ने, ये इतना बड़ा वायलेंस हो गया, इसलिए गांधी जी ने अपना जो मूवमेंट है उसको वापस ले लिया कि भैया ये तो वायलेंस होता जा रहा है। इसके बाद में ही फेल्ट द नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, इसलिए फ्रॉम हिज आइडिया ऑफ हिंद स्वराज ही लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसके लिए उनको मुस्लिम्स का भी सपोर्ट चाहिए था, हिंदू मुस्लिम पूरी यूनिटी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी साथ में जोड़ दिया, और इससे उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली से बात करके और कांग्रेस की लीडर साथ बात करके, और ये दोनों मूवमेंट को जोड़ दिया, और ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, कलकत्ता सेशन में इसकी बात हुई, और फिर नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 से लागू हो गया, लॉन्च कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी में हमको ये देखना है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। मतलब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, ये पूरे देश में शहरों के लिए थोड़े अलग मतलब हैं, इसके गांवों के लिए थोड़े मतलब अलग हैं, मतलब हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इसका डिफरेंसेस था। तो कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन जनवरी 1920। हम तो वैसे जानते हैं कि यहाँ हिंदूज के लिए यहाँ पर थोड़ा अलग मतलब था, मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी था, जो खलीफा वाला इशू था, तो वो तो ऑलरेडी डिफरेंसेस है, अभी और भी डिफरेंसेस है, वो भी देख लेते हैं। सो वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशंस। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने इंडिया में मतलब हमारे गाँव में, शहरों में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पर सबकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, सबकी जो एस्पिरेशंस थे वो अलग अलग थे। All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things for different people. सभी लोग चिल्ला रहे थे कि हमको स्वराज, we want स्वराज, ठीक है, लेकिन सबके लिए स्वराज का मतलब जो है वो अलग था। देखते हैं कैसे। अगर हम बात करें टाउन्स की, हमारे देश के जो सिटीज थे वहां की बात करें, तो वहां पर इट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। ठीक है, तो मिडिल क्लास लोग जो थे वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, students, teachers, lawyers gave up studies, jobs, legal practices and joined the movement. उन्होंने जो क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल था, जो कोर्ट था, वो सब कुछ क्या ब्रिटिशर्स का था, तो उसको वो सबको बॉयकॉट करके वो लोग अपने इस मुहिम के साथ नॉन कोऑपरेशन में वो लोग जुड़ गए। क्या कर रहे थे वो लोग, अपने सारे जो प्रैक्टिसेस थे वो छोड़ के और वो मूवमेंट में जुड़ गए। काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉटेड, इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन कपड़ों को बॉयकॉट कर दिया। ठीक है, लीकर शॉप वेयर पिकेटेड, ठीक है, धरना दिया जो शराब की दुकानें होती है वहां पर, ठीक है, ताकि ये सब चीज रुके। और इसके बाद जो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया उससे क्या असर हुआ वो बता रहा हूं मैं यहाँ पर। द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड, तो जो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया, तो फॉरेन क्लोथ्स का इंपोर्ट जो है वो आधा हो गया 1921 से 1922 में। ठीक है, वैल्यू कितना था 1921 में, वैल्यू था 102 करोड़, जो 1922 में हो गया 57 करोड़। तो यहां देख सकते हो कि कितना नुकसान हो रहा था ब्रिटिशर्स को ये सब चीज की वजह से। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ के जो मर्चेंट्स थे, यहाँ के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने भी इस कॉपरेशन का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उन लोगों ने साथ दिया और फॉरेन गुड्स को बेचना बंद करा दिया। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करवा दिया, हमारे इंडियन हैंडलूम्स, इंडियन मिल्स का जो
प्रोडक्शन है वो यहां बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे, बट यहां भी एक लेकिन लगा हुआ है। क्या है वो लेकिन, देख लेते हैं। बट दिस मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली स्लोड डाउन। क्यों भाई, क्यों ये स्लो क्यों हो गया? ये सब चीज तो बहुत बढ़िया हो रहा था, स्लो क्यों हो गया? फॉर द वेराइटी ऑफ रीजंस। खादी जो हमारा स्वदेशी क्लोथ था वो क्या था? खादी। खादी वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव। खादी जो है वो महंगा था कंपेयर टू जो बाहर से जो कपड़े आ रहे थे, है ना, क्योंकि वो मशीन में बने हुए थे। हमारा ये हैंडी है ना, हाथ से बन रहा है, तो फिर एक्सपेंसिव तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लोथ ओके एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल्क क्लोथ। अब देखते हो आप, चाइना के चीजें सामान सस्ता क्यों मिलता है? वही कारण है कि वो मैसिव लेवल में बनता ना। अब जैसे ये प्लास्टिक का ये चीज बना हुआ है, तो ये एक दो नहीं बनता है, एक बार में कितना वो मैसिव लेवल पे वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो सस्ता होता है। वही चीज यहां भी हो रही है। ठीक है, एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। तो जैसे अभी भी वही सिचुएशन है कि आज हम चाह कर भी हम जो फोन है या कोई चीजें हैं वो हम चाइना की क्यों खरीद रहे हैं यार? अगर हम समझते हैं कि हमको बैन करना है। ठीक है, अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो अभी भी क्यों उनका काफी चीजें लेने में लोग मजबूर हैं? क्योंकि वो सस्ता है। ठीक है, तो उसकी ऑल्टरनेटिव यहां बनेगी तो कोई नहीं लेगा यार, है ना। तो ये सब चीजें जो है वहां पर भी उस वक्त भी चल रही थी। ठीक है, सो इसलिए वहां पर देखो बहुत अच्छे से नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था। ये बॉयकॉट शुरू हुआ फॉरेन क्लोथ्स का और सब चीजों का, लेकिन इंडियन खादी, इंडियन चीजों का जो प्राइस है वो ज्यादा था, इस वजह से ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया। ठीक है, सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड अ प्रॉब्लम, कि जैसे कि स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाएंगे ब्रिटिशर्स के, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडियन स्कूल कहाँ थे? तो इन सब रीजन से इंडियन इंस्टीट्यूशन का कमी था। तो ये सब रीजन से जो है, जो ये शहरों में थोड़ा सा ये स्लो डाउन हुआ। तो ये लिमिटेशन मान सकते हो हमारे सिटीज में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था उसका। ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स क्यों उतना ज्यादा बॉयकॉट नहीं हो पा रहा था? क्योंकि वो सस्ता था, इंडियन वाले महंगे थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन स्कूल्स, मतलब जो स्कूल्स थे उस वक्त के गवर्नमेंट के, और जो कोर्ट्स थे, उसको बॉयकॉट करना 100% पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उसका ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, है ना। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से शहरों में थोड़ा सा लिमिटेशन आ गया फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखते हैं हम थोड़ा कंट्री साइड यानी गांव की बात करते हैं, थोड़ा विलेज की तरफ रुख करते हैं। सो पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न्ड वायलेंट ग्रेजुअली। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है ये भी स्ट्रगल जो है वो वायलेंट होता जाएगा। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले पीजेंट मूवमेंट इन अवध, यूपी की बात कर रहे हैं भैया। सो द पीजेंट वेर लेड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। तो उस वक्त के जो जमींदार, जो लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ, ठीक है, बाबा रामचंद्र जो है वो खड़े हुए विद द फार्मर्स। क्या प्रॉब्लम थी वो देख लो। इन 1920 द औध किसान सभा was set up headed by जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। ठीक है, तो औध किसान सभा जो है वो सेटअप किया गया। पर क्यों, क्या दिक्कत थी वहां पर अवध में, वो देखो। सो इट वाज सेटअप बिकॉज पीजेंट्स वेर अगेंस्ट द हाई रेंट्स एंड मेनी अदर डिमांड्स विच वेर डिमांडेड बाय लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो तालुकदार्स थे, वो बहुत ज्यादा रेंट ले रहे थे जमीन का, और इसके अलावा बेगार सिस्टम चल रहा था। बेगार सिस्टम मतलब पता है ना, कि बिना पैसा दिए और किसी से काम करवाना, आजीवन काम कराते रहना, एकदम स्लेव, गुलाम बना के। तो वो सब सिस्टम के खिलाफ जो है लोग वहां लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार से बहुत गुस्सा थे। ठीक है, द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है ना, जो टैक्सेस है, जो रेवेन्यू है, उसको कम करो, और क्या, एबोल्यूशन ऑफ बेगार, जो बेगार सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, ये चाहते थे जो किसान। एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड्स बहुत खराब हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा प्रताड़ना कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनका क्या किया जाए, उनका बॉयकॉट किया जाए। इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद, ये भी याद रखना, नाई धोबी बंद
were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. ठीक है, तो नाई यानी बार्बर्स होते हैं और धोबी यानी वॉशरमैन। तो ये नाई धोबी बंद जो है ये उस टाइम पे जो काफ़ी सारे पंचायत ने ये करा दिया ताकि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है लोगों से, वो सब बंद हो जाए और उनको बातें समझ में आए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी ये सब जब औद किसान सभा और ये सब चीज़ें बना तो मतलब क्या है, नॉन कॉपरेशन के अंदर अब स्वराज जो है, स्वराज का मतलब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो लैंडलॉर्ड्स है, जो ताल्लुकदार्स है, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है। ये स्वराज का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, और जब गांधी जी वाली बात समझ में आई तो यस, यहाँ पर ये सब चीज़ें लॉन्च करी गई। ठीक है, इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये सब चीज़ें लॉन्च करी गई और साथ ही साथ अब यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ा सा गलत, अब देखो ये लिमिटेशन मैं बताऊंगा यहाँ पर लिमिटेशन क्या हुआ कि लोगों को जो पीजेंट्स हैं उनको कुछ लीडर्स ने गलत चीज़ें बताई है ना, या कुछ लोगों ने उनको मिसलीड कर दिया कि यहाँ पर स्वराज का मतलब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर मतलब हिंसा हो गया, बेसिकली वायलेंस शुरू हो गया, कुछ ताल्लुकदार के घरों पे अटैक कर दिया गया। तो ये अगेन लिमिटेशन आ गया ना। अब गांधी जी चाहते थे कि वायलेंस ना हो, धीरे धीरे यहाँ वायलेंस भी हो गया, तो ये भी यहाँ पर थोड़ा लिमिटेशन में आप कह सकते हो। इसके बाद मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अलूरी सीताराम राजू। ये जो नाम है, ये जो पर्सन है, ही लेड द गुरिल्ला वॉरफेयर इन गुदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, द रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस। तो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं अलूरी सीताराम राजू की, तो ये माना जाता था उस टाइम पे, कहा जाता था कि इनके पास सुपर पावर है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब इनको अगर बंदूक की गोली भी लग जाती है तो ये इनको कुछ नहीं होता, और लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास था इनके अंदर। ठीक है, तो और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे गांधी जी के साथ, तो ये गांधी जी को बहुत मानते थे और इन्होंने यहाँ पर, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको हेड करके और वहाँ पर जो अपना नॉन कोऑपरेशन था वो चला रहे थे। ठीक है, राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। इनको मार दिया गया 1924 में। आफ्टर द पासिंग ऑफ 18, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि बेसिकली ये क्यों, जो ट्राइबल्स थे वो क्यों परेशान थे। ठीक है, तो उनका यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल चीज़। आफ्टर द पासिंग ऑफ 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, ये एक्स्ट्रा है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट इंक्लूड इन द सिलेबस, पर देख लो यहाँ पर क्या रीजन है। आफ्टर द पासिंग ऑफ 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, its restriction on the free movement of tribal people in the forest prevented them from engaging in the traditional पोडू एग्रीकल्चरल सिस्टम। इसका मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो मतलब क्या है कि 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट पास किया था ब्रिटिशर्स ने, जिसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी फॉरेस्ट में बिना मतलब फ्रीली जो है वो कोई भी ट्राइबल घूम नहीं सकता, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, मतलब यहाँ के लैंड को क्लियर करके यहाँ खेती कर ली, फिर कल वहाँ कर लिया, ये चीज़ें अलाउ नहीं करी गई। ठीक है, ये मना कर दिया गया, ये प्रिवेंट कर दिया गया। किसने किया? ब्रिटिशर्स ने। किसके लिए किया या किसके खिलाफ किया? ट्राइबल लोगों के खिलाफ। तो इसलिए यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो भड़की हुई थी। ठीक है, और इस पोडू का मतलब ही होता है तेलुगु में इसका मतलब ही होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ टर्म है। ओके, ये एडिशनल चीज बताई मैंने। आगे देखते हैं आगे। हाँ, अब आ गई बात किसकी? प्लांटेशन वर्कर्स की। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो स्वराज का मतलब है शहरों में कैसे था, गांवों में कैसे था। अब यहाँ पर एक प्लांटेशन वर्कर की बात कर लेते हैं। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, जो मेनली चाय का टी प्लांटेशन में जुड़े हुए वर्कर्स थे, ठीक है, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come। ठीक है ना, आज की डेट में भी अगर कोई वर्कर समझो कहीं बाहर काम करने जाता है, तो वर्कर जब उसका मन हो तो वो अपने गांव लौट भी सकता है, पर उस वक्त जो वहाँ पर जो सिस्टम बना रखा था उसमें क्या किया था, उनको स्लेव बना के रखा गया था।
बिल्कुल उनको आज़ादी नहीं थी फ्रीली मूव करने की, और वो अपने गांव से लिंक भी नहीं हो सकते थे। तो यहां पर अब क्या होगा, अब ये क्यों हुआ है देखो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहां पर भी एक एक्ट बना रखा है ना, अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर वेर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़ नहीं सकते थे, एंड इनफैक्ट दे वेर रेयरली गिवन सच परमिशंस, मतलब लगभग उनको पूरा गुलाम बना के रखा गया था। They thought Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in his own village। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन वर्कर है उनको लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर गांधी राज आने वाला है, ये ब्रिटिश का राज जाने वाला है, और यहाँ पर उनको खुद की ज़मीन दी जाएगी उनके अपने गांव में, और इसलिए वो लोग वो जगह छोड़ के और गांव की तरफ निकलने लगे। To support non-cooperation movement, they all left their plantation without the permission of the employer। जो एम्प्लॉयर था उसके परमिशन बिना वो लोग वहां से छोड़ के निकलने लगे गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली दे वेर caught in midway and brutally beaten। और जैसे उनको वहां पर पकड़ा गया उनको पिटाई लगाई गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग पूरे देश में अलग अलग चाहे गांव की बात करें, शहर की बात करें, या फिर यहाँ प्लांटेशन वर्कर्स की बात करें, जो स्वराज का मतलब है, जो नॉन कोऑपरेशन का जो मायने थे, वो सबके लिए अलग अलग थी, क्योंकि सबकी दिक्कतें अलग अलग थी। ठीक है, तो ऐसे में अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, और इसके बाद की चीज़ जो है, रिकैप के बाद की चीज़ लेट्स सी। सो यहाँ पर सबसे पहले टाउन और रूरल एरियाज। टाउन में क्या है, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस, लॉयर्स गेव लीगल प्रैक्टिसेस, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लोथ्स वेयर बर्न्ड। ठीक है, इसके बाद कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर देखो स्वदेशी मूवमेंट की। ठीक है, इसका लिमिटेशन क्या था कि खादी जो है वो एक्सपेंसिव था, हमारे जो अपने प्रोडक्ट्स थे वो महंगे थे। ठीक है, एंड लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, तो यानी स्कूल कॉलेजेस अगर नहीं जाया जाएगा तो कहाँ जाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पर बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने फॉर्म किया था औध किसान सभा, जिसमें इन्होंने डिमांड किया था एबोलिशन ऑफ बेगार सिस्टम, और जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार जो तकलीफ दे रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी थी। ठीक है, बट लोकल लीडर्स, जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे, उन्होंने उस चीज़ को मिस इंटरप्रीट कर दिया और इसको नो टैक्स सिस्टम समझ लिया। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर वायलेंस जुड़ गया है ना, तालुकदार जो थे उनके घरों पे अटैक हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो वायलेंस नॉन वायलेंस था वहाँ पर, यहाँ पर वो वायलेंस में बदल रहा है। और प्लांटेशन वर्कर क्या हुआ, दे लेफ्ट देयर जॉब एंड हेंस वेयर बीटन बाय द पुलिस। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें अगर, अलूरी सीताराम राजू, उन्होंने हेड किया था ट्राइबल कम्युनिटी को, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और वहाँ पर उनको भी मार दिया गया था। अब गाइस चलते हैं आगे। आगे यहाँ बताया जा रहा है कि बस कर पागले, अच्छा बस कर पगले रुलाएगा क्या। ठीक है, बाकी चीज़ अगली बार पढ़ना है। देखो शक्ल देखो आपकी, ऐसा नहीं होगी, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, गलत बात है। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का आधा हिस्सा हो गया है, और बाकी चीज़ें हम करेंगे अगली बार। चीज़ें कितनी समझ में आई ज़रूर बताना, हिस्ट्री है, अगर मैंने ज़्यादा पका दिया तो भी कमेंट करके बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज नेक्स्ट टाइम अगले पार्ट में। बाय बाय।